का नंबर 1 शो दंगल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ दंगल की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आपको बता दें, मुंबई ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज आर्यन खान को जमानत मिलेगी। इन सब के बीच आर्यन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और मुकुल रोहतगी की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं। आर्यन की तरफ से दलील दे रहे हैं मुकुल रोहतगी। उनकी ओर से कहा गया है, मेरे मुवक्किल के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ। ड्रग्स लेने के लिए, जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं किया गया। इतने दिनों से आखिर क्यों उनको जेल में रखा गया है। पार्टी में तो स्पेशल गेस्ट के तौर पर आर्यन खान बुलाए गए थे, लेकिन उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया। ये तमाम बातें मुकुल रोहतगी इस वक्त कोर्ट के भीतर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी व्हाट्सएप चैट क्रूज पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आर्यन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें मुकुल रोहतगी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है, इस केस में कोई बरामदगी मेरे मुवक्किल के पास से नहीं हुई, सिर्फ अरबाज से ही बरामदगी हुई है। ऐसे में आर्यन को आखिर 23 दिनों से क्यों रखा गया है। अरबाज का बरामदगी से वही इनकार की बात कही गई है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट से। मुस्तफा, और क्या क्या दलीलें रखी गई हैं मुकुल रोहतगी की ओर से, किस तरह से, चूंकि इसके पहले भी 2 बड़े वकीलों की ओर से लगातार कोशिश की गई कि आर्यन खान को जमानत मिल जाए, लेकिन निचली अदालतों ने उसे खारिज कर दिया। आज बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुकुल रोहतगी की ओर से क्या क्या दलीलें कोर्ट के भीतर दी गई हैं? जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यही बताया है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं आर्यन के खिलाफ, उसकी जो सजा है वो 1 साल की है। साथ ही साथ अगर आर्यन खान ये भी मान ले कि उन्होंने ड्रग्स कंजम्पशन किया है, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन में भेजा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसी बारे में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर होते हैं, स्मॉल कंज्यूमर होते हैं, उनको कानून गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उन्हें रिहेबिलिटेशन में भेजना चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए। इन सारी बातों पर मद्देनजर डाल रहे हैं मुकुल रोहतगी। यही कह रहे हैं कि एक तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला नहीं, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट्स की बात की जा रही है वो 2018-2019 के व्हाट्सएप चैट्स हैं। अगर मान ली जाए कि व्हाट्सएप चैट्स अभी के भी है, तो वो व्हाट्सएप चैट्स इस बारे में नहीं है कि क्रूज पे जाकर ड्रग्स पार्टी करनी है। तो ये 2 मामलों को एनसीबी मिलाकर एक मामला बनाकर पेश कर रही है, जो कि गलत है। इसीलिए उनका कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई केस अभी तक बनता नहीं दिख रहा है और इसीलिए उसे बेल देनी चाहिए। बेल मांगने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होगा क्या? क्योंकि निचली अदालतों में एनसीबी के जो सबूत थे वो पुख्ता पाए गए, इसी वजह से आर्यन खान को बेल नहीं मिली। ऐसे में सुनवाई कितनी देर पहले शुरू हुई है, किस तरह की उम्मीदें आज की जाए? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जैसा कि निचली अदालतों में हमने हर एक का पक्ष सुना था, किस तरह से रखा गया, उसमें एक लंबी प्रक्रिया लग गई। तो क्या बॉम्बे हाईकोर्ट के भीतर भी यही स्थिति बन सकती है मुस्तफा? जी, कम से कम आप देख लीजिए कि मुकुल रोहतगी का जो आर्गुमेंट होगा उसके बाद डिफेंस लॉयर जो एनसीबी के लॉयर हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, वो भी अपना आर्गुमेंट तो सामने रखेंगे। तो उसके लिए भी 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। मुकुल रोहतगी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी भी वो कोई अपने आर्गुमेंट कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका आर्गुमेंट ऑन गोइंग है। तो इसलिए वक्त तो काफी ज्यादा लगेगा। शायद आर्यन खान का मैटर इसलिए सेपरेट रखा गया कि बाकी आर्गुमेंट्स ना सुनकर सिर्फ आर्यन खान और एनसीबी के आर्गुमेंट सुनकर आर्यन खान के आर्गुमेंट जो केस है उस पर फैसला किया जाए। लेकिन फिलहाल बस हियरिंग जो शुरू हुई है उसको 50 मिनट हुए हैं, मुकुल रोहतगी आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। अब ये उम्मीदें जताई जा रही है कि आज के दिन अगर आर्गुमेंट्स खत्म हो पाते हैं तब भी जो कोर्ट है उससे 5 से 5:30 से 6 बजे तक बैठना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अनुमान देखें तो 5 बजे तक का ऑफिशियल कोर्ट का टाइम है, जो कि अभी हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन जस्टिस सांबरे, जिनके साथ पूरा कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वो अपना बोर्ड फिनिश करने के बाद ही घर जाते हैं, इसीलिए उन्हें 6 से 6:30 भी कभी कभी बचता है। तो अब इस केस में आज कितना समय लगेगा देखना होगा। एक छोटा सा जवाब आपसे और मैं चाहूंगी मुस्तफा। मुकुल रोहतगी की ओर से कोर्ट के भीतर यह भी कहा गया है कि बार बार जिस व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया जा रहा है, दरअसल वो तो 2018 और 19 का है। उस समय आर्यन खान विदेश में थे और विदेश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर वहां पर डिस्कशन किया जाता है और वो लीगली तौर पर मान्य है। क्या इस तरह की भी बातें कहते हुए नजर आए हैं मुकुल रोहतगी? और उनका ये कहना है कि क्रूज ड्रग्स मामले से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है।
जी बिल्कुल, मुकुल रोहतगी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्रग सेट अनन्या पांडे के सामने आए हैं आर्यन खान के, उसको इस केस से अलग हटाकर देखा जाए, इस केस के साथ जोड़कर ना देखा जाए। वो आर्गुमेंट कर रहे हैं जो मेन मामला है, मेन मामला क्या था कि क्रूज पार्टी पे आर्यन खान जा रहे थे, उसके बाहर ही उन्हें एनसीबी ने पकड़ लिया। उस बारे में कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है, उस बारे में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन इस पूरे मामले में बनता नहीं है। यही कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मामले को इंडिविजुअली देखा जाए, क्रूज के इस केस के हिसाब से देखा जाए। कंजम्पशन आर्यन खान का नहीं है, पोजीशन आर्यन खान के पास नहीं है, इसलिए आर्यन खान को बेल देना चाहिए। अब 23 दिन उनको जेल के पीछे हो चुके हैं। मुस्तफा शेख लगातार मेरे सहयोगी बने रहेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट से, वो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। उनके पास हम दोबारा चलेंगे, साथ ही बड़े मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। इसका जवाब तो अदालत से कुछ ही पलों के बाद उम्मीद है मिल जाएगा, लेकिन सवाल एक और है कि क्या आर्यन खान ड्रग केस का पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है। यह सवाल इस नाते है कि सियासत का एक धड़ा आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान के पक्ष में खड़ा हो गया है। इस केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों पर साजिश, भ्रष्टाचार और वसूली तक के आरोप लग रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि दरअसल एक ईमानदार अधिकारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में क्या है सच, ये देश के सामने आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्यन खान को लेकर आज मिलेगी बेल। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बॉलीवुड की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अगर कोई भी खबर ऐसी होती है तो उसको उछाला जाता है। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यार कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब झूठे सारे दस्तावेज है। क्या मुंबई ड्रग केस पर राजनीति हो रही है? क्या आर्यन खान हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुका रहे हैं? क्या अदालत से बाहर आर्यन खान केस का पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। पिछले 25 दिनों से जिस तरह मुंबई क्रूज ड्रग केस में डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह इस पर सियासत हुई है, उससे तो यही सवाल उठ रहा है कि अगर इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन ना होते तो भी क्या इसकी इतनी ही चर्चा होती? ड्रग्स जो है वो पूरे देश में है, हर जगह पर है। बॉलीवुड की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अगर कोई भी खबर ऐसी होती है तो उसको उछाला जाता है, उसको सुर्खियां की जाती हैं, और यही केस हो रहा है उनके केस में। 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापा मारकर ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक तरफ एनसीबी गिरफ्तारियों में जुटी थी, दूसरी तरफ राजनीति अपना काम कर रही थी। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। यह भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। गोसावी और भानुशाली को किस अधिकार में बुलाया गया, इस सवाल को मैं पूछ रहा हूं। एनसीपी तो शुरू से एनसीबी को ही सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। एनसीपी का कहना है कि आर्यन खान के बहाने शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एनसीपी के सुर में सुर मिला रही है। जो एनसीबी कर रही है ना, वो ज्यादातर जो लोग हैं इसको पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे जबरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में है, झोपड़पट्टी में है, गरीब है, उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें, तो ये इसमें इश्तिहार ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। जो उनका प्रमुख गवाह है वो भगोड़ा घोषित हो चुका है। इसके अलावा फ्लेचर का नाम जिस तरह से सामने आया, नवाब मलिक की आप सारे उनके ट्वीट उठा करके देख लिए। एक ही गवाह को इस तरह के तमाम मामलों में गवाह बनाया जाना साफ साफ साबित करता है कि कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी है। ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक एसआईटी गठित करें और इसकी जांच करें।
एनसीबी अभी मुंबई ड्रग केस में जांच आगे बढ़ा ही रही थी कि एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े खुद सवालों के घेरे में आ गए। उनकी जाति और मजहब तक को सियासी मैदान में घसीट लिया गया। फर्जी कागजात पर नौकरी लेने तक के आरोप लगाए गए। केस मुंबई में छोड़कर समीर वानखेड़े को दिल्ली एनसीबी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ गया। आज वो जो समीर वानखेड़े जी वहां के हीरो बने हुए हैं, सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तो सांझ को आज किया, तो आज वो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली, तो किस कारणवश आए हैं? शायद यही सच्चाई है कि जो जो चीजें उजागर हो रही हैं, जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, जो आज एक लेटर के माध्यम से, एक विसल ब्लो के माध्यम से भी सामने आया कि 26 ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को फंसाया गया है, तो ये तो सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है। कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत, अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का, बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। मुंबई क्रूज ड्रग केस अदालत में है तो इससे जुड़े जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम की साख सियासत की बिसात पर बिक चुकी है। सच्चाई क्या है इसका पता तो जांच के बाद ही सामने आएगा। आज तक ब्यूरो।